राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता को सबसे बहुत सी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आप सबके लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के बाद आज देश लौटेंगे। सोमवार को उन्होंने भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दोहा में कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर की विधानमंडल के सदस्यों के बीच संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडल की आवाजाही को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कतर में भारतीय कारोबारियों से भी संवाद किया। इस दौरान व्यापार, निवेश समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब को पार कर गया है। कतर ने पिछले 2 सालों में कई भारतीय कंपनियों में $2 अरब से अधिक के निवेश की भी प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की, सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की और एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार के साथ ही सरकार ने जिस बात पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है वो है सरलीकरण। उन्होंने कहा कि भारत के बैंकों और मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण और अन्य साजो सामान खरीदने को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए डीएसी ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगली पीढ़ी के कॉर्वेट्स की खरीद को मंजूरी दी। कॉर्वेट एक प्रकार का छोटा जहाज होता है। मंत्रालय के अनुसार ये एनजीसी निगरानी और हमला सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए उपयोगी होंगे। बयान में कहा गया है कि एनजीसी का निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन हाउस डिजाइन के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए पोत निर्माण की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ ही डीएसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर विमान और SU-30 MKI एरो इंजन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस बीच इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कल लगभग 7:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लॉन्च ने सभी परिचालन मानकों के साथ साथ सिस्टम की विश्वसनीयता को भी पा लिया है और इस पर पूरी तरह से खरी उतरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में मणिपुर के विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा की संस्था प्राइड की कॉफी टेबल बुक प्राइड कॉन्ग्रुएंसी कोहेशन एंड कॉन्टिन्यूटी का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन में मर्यादा और अनुशासन के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करें, संविधान के साथ सदन की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी रखें, अनुभवी विधायकों से सीखें, कानून के निर्माण में जनता की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ब्रिक्स को एक सतत और समावेशी विकास पथ के पुनर्निर्माण के लिए संवादों में संलग्न होने और अनुभवों, चिंताओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए। भारत के विकास के दृष्टिकोण पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने साझा किया कि भारत के आर्थिक विकास को वित्तीय खर्च के साथ साथ निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पर भी सभी समावेशी कल्याण के पूरक मैक्रो स्तर पर विकास के विचार के आधार पर अर्थव्यवस्था की गति को प्रदान करना चाहिए। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स ने अन्य विरासती ब्रिक्स वित्त मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचा निवेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक सोमवार से मुंबई में शुरू हो गई। नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अटकलों के बीच हो रही इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसमें रेपो दरों में 35 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का निर्णय लिया जा सकता है। ये बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही है और वो बुधवार को विचार विमर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि दास पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि रेपो दर में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। एक यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया है। वहीं आधार से जुड़ी यूजर आईडी से 1 महीने में 12 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर अब 24 कर दी गई है। कश्मीर के सोपोर और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए एक आतंकी का नाम हंदाला बताया जा रहा है और वो लाहौर का रहने वाला है। वाराणसी सीरियल धमाकों में दोषी वली उल्लाह का गाजियाबाद की अदालत ने सजाए मौत की सजा सुनाई है। वाराणसी बम कांड में अदालत के फैसले से इस घटना में अपनों को खो देने वाले परिवारों के जख्मों पर 16 साल और 2 महीने बाद न्याय का मरहम लगा है। और अब खबरें राज्यों से। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा शुरू कर रहे हैं। कल वो कई बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा नड्डा विधायकों और सांसदों के साथ अलग अलग बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जो भाजपा की राज्य समिति के पुनर्गठन के बाद ये कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर जाकर पीएम आवास योजना समेत सभी केंद्रीय योजनाओं के प्रचार प्रसार की बात कही। विजयवाड़ा में शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यकर्ता मीटिंग में उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों को ये बताना होगा कि उनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ने इसे शुरू किया है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु का आखिरकार पुनर्जन्म हो गया है, यानी कि 24 साल बाद ये एक बार फिर से दोनों लेन पर एक साथ इस पुल पर आवाजाही शुरू होगी। गांधी सेतु के दूसरे लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से इस पुल को पुनर्जीवित किया गया है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर स्थित है। घाटी में बाबा अमरनाथ के बाद खीर भवानी मंदिर की मान्यता सबसे ज्यादा है। आज से खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें कश्मीरी पंडित माँ खीर भवानी, जिन्हें माँ राघेनिया भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी किया गया है। कानपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों के फोटो वायरल किए हैं। फोटो जारी करने के साथ ही कानपुर पुलिस ने लोगों से संदिग्धों की तलाश में मदद करने की अपील भी की है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने की बात भी पुलिस के द्वारा कही गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के सिलसिले में सत्येंद्र जैन के आवास समेत दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 स्थानों पर छापेमारी की।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी ने यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौत होने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने रक्षा मंत्री से वायुसेना का विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जो स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी ने पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार घोषित किया है। संगरूर सीट पर उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होने वाला है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने और उनकी जगह राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 संदिग्धों को पकड़ा है। पंजाब पुलिस ने 3 जून को फतेहाबाद से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और मूसेवाला की हत्या में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। गुजरात के मेहसाणा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रोड शो किया। इससे पहले भी केजरीवाल गुजरात का दौरा कर चुके हैं। और बात मौसम की, आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में अभी भी मानसून का इंतजार है। अगले 2 से 3 दिन उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी। दूसरी ओर दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र में जमकर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लू चलने और लोगों को गर्मी से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत ने 57 इस्लामिक राष्ट्रों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखता है। हम बता दें कि धार्मिक विवादित टिप्पणी मामले में भारत के बेहद करीबी देश मालदीव के साथ ही इंडोनेशिया ने भी अब अपनी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जो उन्हें उनके पद से हटा सकता था। 211 सांसदों के वोट के साथ उन्होंने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। फिलहाल बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए पीएम बोरिस जॉनसन को 180 कंजर्वेटिव सांसदों के वोट की जरूरत थी। ब्रिटिश संसद में कुल 359 सांसद हैं। पीएम जॉनसन ने 211 मतों के साथ जीत दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि जॉनसन सरकार बढ़ती महंगाई और पार्टीगेट स्कैंडल के चलते विवादों में घिरी हुई है। जून 2020 में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी में कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप को लेकर 40 से अधिक सांसदों ने जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी। भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर पाबंदी और यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं के दाम में उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि जंग के कारण यूक्रेन में गेहूं उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें महीने में विश्व में गेहूं के दाम लगातार बढ़े हैं। FAO खाद्यान्न मूल्य सूचकांक विश्व भर में खाद्यान्न के दामों में मासिक उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। संगठन के अनुसार मई में ये सूचकांक 173.4 बिंदु पर था, जो कि अप्रैल की तुलना में 3.7% ज्यादा था। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को 77 और मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए, जिससे पूरे देश में कुल संख्या 300 से अधिक हो गई।
अभी तक के मामलों के अनुसार ब्रिटेन में अफ्रीका से ज्यादा मामले इस बीमारी के रूप में पहचाने गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और यूएसए सहित यूरोप और अन्य जगहों पर मंकी पॉक्स का चल रहा प्रकोप पहली बार उन लोगों में भी फैलने के लिए जाना जा रहा है जिनका अफ्रीका से पिछली कोई भी यात्रा का संबंध नहीं है। न्यूयॉर्क की विधायिका ने 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को राइफल खरीदने या रखने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। उसके तहत हथियार खरीदने संबंधी कानूनों में नया बदलाव किया है। आपको बता दें कि हाल ही में एक 18 वर्षीय युवक ने 10 लोगों को मारने के लिए एक सुपरमार्केट में बंदूक का इस्तेमाल किया था। इस नए कानून के बाद अब 21 वर्ष से कम उम्र वाला बंदूक नहीं खरीद पाएगा।